वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नियो मार्क्सिज्म। तो मैं ये अगला पार्ट है। काफ़ी डिले हो गया वीडियो डालने में, बट स्टिल आगे बढ़ते हैं। नियो मार्क्सिज्म आज हम कवर करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने नोट सेक्शन में लेके जा सकता हूँ कि जहाँ मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा ये सारे कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी होगी तो आई रिकमेंड कि आप पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर लिंक पर टैप करें ताकि आपको वहाँ पे मतलब और बेहतर तरीके से आप पहले पार्ट समझ के ये पार्ट को देखें। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स मूव ऑन टू माय नोट सेक्शन। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नियो मार्क्सिज्म। तो सिंपली अगर बोले तो नियो मार्क्सिज्म इज़ नथिंग बट ये मार्क्सिज्म का कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न मार्क्सिज्म भी इसे कहते हैं। सिंपल नियो मतलब आप एक तरीके से न्यू मार्क्सिज्म आप समझ सकते हो, ठीक है। सिंपली अगर बोले तो जितने भी मॉडर्न डिबेट्स हैं जो मार्क्सिज्म पे फोकस करते रहे हैं, वो सब न्यू फॉर्म ऑफ डोमिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट है जो एमर्जिंग प्रेजेंट डे सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है। उसकी बात भी करता है। और ये जितने भी ऑनगोइंग कंट्रोवर्सीज हैं वो सब, ठीक है, वो सब फ्रैंकफर्ट स्कूल में मार्क्सिस्ट अरेना में डेवलप हुआ है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि उसका ओरिजिन वहीं से हुआ है। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, तो ये 1923 में एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड लेट मतलब जर्मनी में ये था ये यूनिवर्सिटी। एंड लेटर इन जर्मनी इन 1933 अपन द राइज ऑफ हिटलर दिस यूनिवर्सिटी वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम जर्मनी। इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था जर्मनी में जब हिटलर का राइज हुआ था। एंड लेटर इट वॉज रीलोकेटेड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था वहाँ से एक्साइल्ड होकर यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ से नियो मार्क्सिज्म का जन्म हुआ था। और जब हिटलर का डाउनफॉल हुआ, इस यूनिवर्सिटी को वापस से री इस्टेब्लिश किया गया 1950s में, ठीक है। जो वहाँ के स्कॉलर्स थे या समझदार लोग भी कह सकते हैं, वो सब कैपिटलिज्म के विरोधी थे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, मार्क्सिज्म के जितने भी लोग हैं वो कैपिटलिज्म का हमेशा से उन्होंने क्रिटिसाइज ही किया है, यानी एक तरीके से उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और उन्होंने अपना एक न्यू मेथड डेवलप करने की कोशिश की, एक ऑल्टरनेटिव पार्ट, एक दूसरा पाथ फॉर सोशल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एसेंस ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग उन्होंने एक अलग नया सोशल डेवलपमेंट, मतलब जो पहला मार्क्सिज्म था जो पुराना था उनको वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक नया मार्क्सिज्म डेवलप किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोशल डेवलपमेंट करना चाहा, ठीक है। आगे बढ़े तो ये जो आइडियाज़ है जो फ्रैंकफर्ट स्कूल में डेवलप हुआ, वो एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट क्रिटिकल थियरी। बेसिकली कहे तो अब क्रिटिकल थियरी क्या है, तो ये बेसिकली देवर फोकस ऑन द सोशल इंटरेस्ट, ठीक है, सामाजिक हित। कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन थॉट। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब लोगों के आइडियाज़ में भी कभी कभी डिफरेंस होता है, मतलब आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है, मेरा कुछ और ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली अगर पुट इन करें तो बेसिकली जो सपोर्टर हैं क्रिटिकल थियरी के, उन्होंने मार्क्सिज्म को सेवरल डायरेक्शन से देखा है, जैसे कि लर्निंग अबाउट फिलोसफी की ओर से भी देखा है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा। मतलब इन सब डायरेक्शन में नियो मार्क्सिज्म वालों ने इसको कंपेयर करके देखा है, ठीक है, जो क्रिटिकल थियरी के सपोर्टर थे। एंड इफ़ वी स्पीक ब्रॉडली या इसके बारे में विस्तार से बात करें तो मॉडर्न मार्क्सिस्ट थॉट या नियो मार्क्सिज्म मेनली इन दो डायरेक्शन में डेवलप हुए हैं। कौन कौन से हैं वो डायरेक्शन, एक तो ह्यूमनिस्ट और एक दूसरा साइंटिफिक, ठीक है। तो बेसिकली यही था नियो मार्क्सिज्म के बारे में कि नियो मार्क्सिज्म दो स्फीयर में ज़्यादा डेवलप हुए हैं, एक तो ह्यूमनिस्ट स्फीयर में और एक साइंटिफिक स्फीयर में, ठीक है। आगे बढ़े तो नियो मार्क्सिज्म का इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड लेटर ऑन उसके बाद ये देखिए इतना ही है जो कि मैंने आपको ब्रीफ करके शॉर्ट में अपने नोट्स में समझा दिया, और एग्ज़ाम में भी नॉर्मली आपको इतना ही पढ़ना होता है। और बाकी सब वही है कि रेफरेंस दिए गए हैं मेनली, इतना कोई ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। आगे देखें तो कुछ तीन छोटे छोटे बॉक्सेस भी हैं, ये थोड़े बहुत इसको जान लेते हैं। तो डिपेंडेंसी थियरी क्या होती है, तो अब डिपेंडेंसी थियरी इज़ नथिंग बट मान लीजिए कि एक ऐसा देश जो कि पहले से बहुत इन्फीरियर है, प्लस मतलब वो एक डेवलपिंग नेशन है। तो कहा जा रहा है डिपेंडेंसी थ्योरी refers to the theory that the continued impoverishment of the underdeveloped countries is not generated by their internal conditions like the lack of drive, entrepreneurial speed, creativity or problem solving ability. In fact, it is the consequence of their colonial exploitation in the past. मतलब कहा जा रहा है
कि आज के समय में हम उन कंट्रीज़ को देखते हैं जहाँ पे हम बस ये बोल देते हैं कि वो कंट्री इसलिए डेवलप नहीं है, या फिर मतलब वहाँ के लोग इतने आगे इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ के उनका जो इंटरनल कंडीशन है, उनके खुद के राज्य के अंदर लोगों में एक तो मोटिवेशन नहीं है कुछ काम करने का, ठीक है। मतलब अब और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट मतलब कह तो दिया, लेकिन वो टू डू वाला स्पिरिट नहीं है कि मतलब बोल बोल दिया कि अच्छा वो काम करेंगे, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है, ठीक है। और क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है। ये कोई कारण नहीं बनता है किसी भी देश का इम्पोवरिशमेंट, मतलब उनका जो लैक ऑफ, वो कहते हैं ना, मतलब इम्पोवरिशमेंट का बेसिकली मतलब है कि जब आपके वेल्थ कम होते जा रहा है आपके देश का, ठीक है। मतलब एक्सचेंज कम होते जा रहा है, मतलब किसी भी देश में आपकी वैल्यू कम होते जा रही है। बेसिकली आप देखें तो जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो यूएस का $1 हमारे यहाँ 80 रुपए के करीब है, ठीक है। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि इसका कारण है कि यहाँ के लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है या फिर इनके अंदर स्पिरिट नहीं है, ये कोई वो बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंस है उनके कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का इन द पास्ट। मतलब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इज़ नथिंग बट एग्जांपल आप हमारे इंडिया का ही ले लीजिए। जो ब्रिटिशर्स पहले आए थे तो उन्होंने हमें एक्सप्लॉयट ही किया था, ठीक है। हमारे जितने भी पीपल्स थे, हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो यहाँ से अपने देश में लेके जाते थे और हमारे देश को वो एक्सप्लॉयट करते जा रहे थे और अपने देश को वो मतलब और रिच करते जा रहे थे, ठीक है। तो ये ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो मतलब वो देन है कि ऐसा हुआ। डिपेंडेंसी थ्योरी यही बात करता है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, ना कि उनके खुद के इंटरनल भी कुछ होता है। बट यस, यहाँ पे ये बता रहा है कि मेजरली ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण उनका ये हाल हो जाता है, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। उनके खुद के डेवलपमेंट करने से उनको रोकता है, ठीक है। अब किसी देश का रिसोर्सेस ही ले जाओगे तो वो क्या डेवलप करेगा भाई, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो जापान का, तो उसके पास खुद के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल वो यहाँ से मांगते मतलब लोगों से एक्सपोर्ट करा रहा है, इंपोर्ट कराते जा रहा है जापान, ठीक है। इंपोर्ट करा रहा है सारे नेचुरल रिसोर्सेज और अपने आप को डेवलप कर रहा है, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दे मस्ट अडॉप्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इन द सेंस मतलब नए नए टेक्नोलॉजी को हमारे पास आना चाहिए जिससे हम भी वो उनके कंपटीशन में लग जाए, ठीक है। मान लो कि अगर मोबाइल बनाना बाहर से आ रहा है और हमें आता नहीं है तो हम नॉर्मल है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बस वो सामान आ रहा है पर हम कुछ मतलब हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, पर हम उनको पैसा दे रहे हैं। पर वही मान लो अगर हम लोग ने मोबाइल बनाना सीख लिया और ख़ुद का कंपनी इस्टेब्लिश कर लिया तो फिर हम भी बेच सकते हैं, हम भी एक कंपटीशन में आ गए तो हमारे भी देश में रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट आ सकती है। तो बेसिकली यही बात कर रहे हैं, ठीक है। और दे मस्ट अडॉप्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बट एक्सर्ट देयर इंडिपेंडेंस इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, और साथ हमें हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ट्रेड में भी। यही डिपेंडेंसी थ्योरी का पूरा बात है। आगे बढ़े तो कोलोनियलिज्म। ये तो मतलब बहुत सिंपल है, आपको भी पता होगा। कोलोनियलिज्म इज़ नथिंग बट जब किसी और कंट्री का मतलब लोग आते हैं हमारे किसी भी देश के कंट्री में और वहाँ पे अपना पावर मतलब एक्सटेंड करके, ठीक है, वहाँ के राजा या फिर कह सकते हैं कोई भी जो गवर्निंग रूल है उसको ओवरथ्रो करके अपने आप को मेजरली इस्टेब्लिश कर लेते हैं और वहाँ के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तब उसको हम कोलोनियलिज्म कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली उन लोग कंसोलिडेट कर देते हैं, बेसिकली अपना टेरिटरी बढ़ाते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो द colonial power established its own administration in the subject country and takes all resources thereof under its own control। मतलब उस देश के फिर जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो सब फिर उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप ब्रिटिश ले सकते हैं, उन्होंने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया था। तो आप कोलोनियलिज्म का एक सबसे अच्छा एग्जांपल वही है, इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। आगे बढ़े तो नियो कॉलोनियलिज़म क्या है। तो नियो कॉलोनियलिज़म कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली सा एक चीज़ है कि जैसे पहले ये कहा जाता था कि ये ज़मीन आई एम टेकिंग इन द नेम ऑफ मैजेस्टी, यानी राजा के नाम पे अब ये ज़मीन हो गया है तो अब यहाँ पे किसी का वो नहीं चलेगा। और आज अगर हम मॉडर्न टाइम पे बात करें तो लोग ये बोल के ले लेते हैं वही ज़मीन कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये ज़मीन अब ले रहे हैं। तो सिंपली नियो कॉलोनियलिज़म यही है, नए टाइप का कॉलोनियलिज्म। पहले क्या होता था कि पता रहता था कि अच्छा
अब पहले तो इतने रूल्स भी नहीं थे, तो ठीक है मतलब लोग एक्सप्लॉइट हो जाते थे, पर अब किस तरीके से ज़मीन या फिर रिसोर्सेज हड़पे जाते हैं, या फिर लोगों को मतलब उनको उनके चीप लेबर को, उनके डेवलपिंग नेशन को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ये बोल के कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं हमारा कंपनी, ताकि हमारा तो हो ही विकास पर आपके देश का भी हो, पर इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, वहाँ के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ही होता है। तो बेसिकली यही तीनों था, इन सारे मतलब ये सारे जो बॉक्सेस थे की पॉइंट, यही बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोशलिज़म के बारे में। सोशलिज़म बहुत आसान सा टॉपिक है, समाजवाद के बारे में है, जो कि मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा। एंड यस, सॉरी फॉर द डिले। एंड ऑल्सो ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट भी आएगा आज ही के दिन, 6th क्लास का। तो जिसने पहला पार्ट ना देखा हो तो वो भी देख लेना, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का भी सारा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। तो यस, लेट्स मीट सून। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक एंड कमेंट, और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।